जय हिंद। इंडियन आर्ट एंड कल्चर फॉर यूपीएससी के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन बीच में लगभग 1 महीने का गैप हो गया है। लगभग 1 महीने से मैंने कोई भी सेशन अपलोड नहीं किया है और उसके रीज़न्स बड़े ऑब्वियस थे। ऑलमोस्ट आप सबको उन रीज़न्स के बारे में ऑलरेडी पता है। लेकिन अब वो जितने भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। तो एक बार फिर से हमारे जो रेगुलर सेशंस हैं, उनको हम आज से रिज़्यूम कर रहे हैं। सेशंस को हम रिज़्यूम करें उससे पहले एक बार ब्रॉड आउटलाइन देख लेते हैं कि हम आगे किस तरीके से चलने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो मेरा ये प्लान है कि ये जो आर्ट एंड कल्चर का रिमेनिंग पोर्शन है, इस आर्ट एंड कल्चर के रिमेनिंग पोर्शन को अगले 1.5 से 2 महीने में हम पूरे तरीके से कवर कर देंगे। हालांकि ये जो बीच में 1 महीना गया है, अगर इस 1 महीने आर्ट एंड कल्चर के सेशंस आते रहते तो ये सब्जेक्ट अब तक ऑलमोस्ट पूरा हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि अगले 1.5-2 महीने में ये जो रिमेनिंग पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर का, इसको हम खत्म करेंगे। आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ मेरा प्लान ये भी है कि 1 या 2 दिन के बाद एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के सेशंस भी हम शुरू कर देंगे, अपलोड करने की शुरुआत कर देंगे। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया को इन डिटेल लाइन बाय लाइन हम कवर करेंगे। और एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के साथ साथ प्लान ये भी है कि एनवायरनमेंट के सेशंस भी लगभग 3 या 4 दिन के बाद से आने की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ये सोच रहा हूँ कि एनवायरनमेंट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो एनवायरनमेंट है, इसको हम ऊपर ऊपर से कवर नहीं करेंगे, पूरा गहराई में जाके इन डिटेल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको कंसिडरेशन में रखते हुए हम एनवायरनमेंट को कवर करेंगे। तो मोटा मोटा प्लान ये है कि ये 3 सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं और ये हमें कवर करने हैं लगभग लास्ट फरवरी या मार्च तक। तो लगभग 3-4 महीने में ये 2-3 सब्जेक्ट्स कवर होने चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं डेली करंट अफेयर्स के सेशंस भी शुरू करूंगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर टाइम परमिट करेगा, टाइम अगर परमिट करेगा तो शाम को लगभग 6 या 7 बजे के आसपास एक करंट अफेयर का सेशन भी हम शुरू करेंगे। मोटा मोटा ब्रॉड आउटलाइन या ब्रॉड प्लान ये है, इन चीजों को हमें पहले कवर करना है। अच्छा, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर ये और ऐड कर लो, वो भी हम कंसिडरेशन में ले लेंगे। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर का रिमेनिंग पोर्शन। और अगर आपको याद हो तो इससे पिछले वाले सेशन में हम बात कर रहे थे अबाउट ट्रेड, ट्रेडर्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी एंशिएंट सिल्क रूट के बारे में। एंशिएंट सिल्क रूट के थ्रू किस तरीके से ट्रेड अकर हुआ, किस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला, उस सब के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था, बातचीत की थी। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पीरियड के दौरान ट्रेड एंड कॉमर्स की कहानी क्या रही। जब दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया गया हमारी कंट्री में, तो ट्रेड किस तरीके से अकर हुआ, कॉमर्स किस तरीके से चेंज हुआ, कल्चरल एक्सचेंज किस तरीके से देखने को मिला, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे मुगल ट्रेड के बारे में। और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि मुगल एम्पायर was one of the most powerful empires established in our country. इस मुगल एम्पायर के दौरान ट्रेड की कहानी क्या रही, कल्चरल एक्सचेंज की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे कुछ सिग्निफिकेंट टर्म्स के बारे में जो कि एसोसिएटेड रहे हैं, जो कि जुड़े रहे हैं शिपिंग के साथ में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स अंडर दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के पीरियड के दौरान ट्रेड की, कॉमर्स की, कल्चरल एक्सचेंज की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, मोटा मोटा अगर बात करें तो ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1206 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 1206 में। और दिल्ली सल्तनत एग्जिस्टेंस में रहेगी
1526 तक। कब तक रहेगी? 1526 तक। 1206 में एक डायनेस्टी आई थी, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। वहां से शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की। और जो लास्ट डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? वो थी लोधी डायनेस्टी। ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया जब हम शुरू करेंगे तो सबके बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। आज टॉपिक ये है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान ट्रेड एंड कॉमर्स की कहानी क्या रही। देखो, दिल्ली सल्तनत को जब स्टेब्लिश किया गया उससे पहले तक हमारे कंट्री में जो अर्बन इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन पे थी। अर्बन इकोनॉमी डिक्लाइन पे थी। टाउन्स जो हैं वो बेहद कम हुआ करते थे और बेहद छोटे छोटे हुआ करते थे। मतलब बड़े बड़े टाउन्स नहीं थे, कोई बड़ी अर्बन इकोनॉमी नहीं थी, प्रेडोमिनेंटली रूरल इकोनॉमी रूल करती थी। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया गया तो ये जो सिनेरियो है ये धीरे धीरे चेंज होने लगा। जब दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया गया तो अर्बन इकोनॉमी के ऊपर फोकस शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, अर्बन इकोनॉमी में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, टाउन्स का नंबर बढ़ेगा, टाउन्स का साइज बढ़ेगा और चीजों को फॉर्मलाइज किया गया। जैसे 13th सेंचुरी के ज्यादातर जो टाउन्स थे उनमें इक्ता हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे? इक्ता हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते थे। इक्ता का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक इक्तेदार नाम का ऑफिशियल हुआ करता था, इक्तादार। और ये जो इक्तादार होता था, इसको जो भी दिल्ली सल्तनत का एम्पायर हुआ करता था, एम्परर हुआ करता था, वो कुछ जमीन दे देता था, लैंड ग्रांट कर देता था। अब ये जो लैंड है, इस लैंड पे से रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करता था? इक्तेदार करता था। ये जो लैंड ग्रांट दी गई जिस पैसे इक्तेदार रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा, उसके हेडक्वार्टर्स को क्या बुलाया जा रहा है? इक्ता हेडक्वार्टर्स बुलाया जा रहा है। और ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है कि फॉर्मलाइजेशन की शुरुआत हो रही है। एक हल्का सिस्टम लाया जा रहा है जिसके थ्रू पैसा जनरेट किया जा सकता है, जिसके थ्रू एम्पायर को पैसा मिलता रहेगा। और जब एम्पायर को पैसा मिलेगा तो एम्पायर पावरफुल होगा। जब एम्पायर पावरफुल होगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी, अर्बन सेंटर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखने को मिलेगी, पोर्ट्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, ओवरलैंड ट्रेड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और वही सब कुछ लिखा हुआ है। तो 13th सेंचुरी के टाउन्स में इक्ता हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। जब रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा बेहतर हो गया, जब रेवेन्यू आने लगा, तो क्या देखने को मिलेगा? अर्बन क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखने को मिलेगी। पैसा आ रहा है। उस दौर के हिसाब से जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, जो भी फैक्ट्रीज होंगी, अब उनको लगाया जाएगा। जो भी क्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होगी तो ट्रेड बढ़ेगा या घटेगा? बट ऑब्वियसली बात है, ट्रेड बढ़ेगा। और वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रेड में कैसे? जो बंगाल के पोर्ट्स हुआ करते थे, इस फेज के दौरान उनके रिलेशंस देखने को मिलते हैं चाइना के साथ में, मलाक्का के साथ में। मतलब चाइना के साथ में और मलाक्का के साथ में ये जो बंगाल के पोर्ट्स हैं, इनके थ्रू ट्रेड हो रहा था। बंगाल जो है वो हॉर्मोज से सॉल्ट को इंपोर्ट किया करता था। अच्छा, हॉर्मोज कहां पर है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बेसिक ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए। बंगाल जो है वो सॉल्ट को कहां से इंपोर्ट करता था? हॉर्मोज से करता था। मालदीवियन आर्किपेलागोस से शी शेल्स को इंपोर्ट किया जाता था बंगाल में। सॉल्ट आ रहा है हॉर्मोज से और मालदीवियन आर्किपेलागो से आ रहे हैं शी शेल्स। सिंध के अंदर एक बहुत ही वेल नोन पोर्ट हुआ करता था जिसको दायबुल बुलाया जाता था, और ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सिंध के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था जिसको क्या बुलाया जाता था? दायबुल बुलाया जाता था। और क्योंकि पोर्ट इंपॉर्टेंट है तो ट्रेड देखने को मिलेगा। ट्रेड देखने को मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलेंगे। तो इस फेज के दौरान सिंध के बड़े ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते हैं पर्शियन गल्फ पोर्ट्स के साथ में। पर्शियन गल्फ पे जितने भी पोर्ट्स हैं उनके साथ में सिंध का खूब लंबा चौड़ा ट्रेड चल रहा था और बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस देखने को मिल रहे थे। मोटा मोटा बेसिक फ्रेमवर्क है, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है।
आउटलाइन समझनी है। और आउटलाइन इसलिए भी समझनी है कि आर्ट एंड कल्चर में शायद ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ना हो, लेकिन जब आप एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया पढ़ोगे तो जब आपको ट्रेड समझ में आएगा, आपको एम्पायर की कंडीशन समझ में आएंगी, तब आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आएगी कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत फिर मुगल एम्पायर ये इतने पावरफुल हुए। तो मोटा मोटा आइडिया क्या है, दिल्ली सल्तनत के स्टैब्लिश होने के बाद अर्बन इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया गया। जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है उसको इक्ता के सिस्टम के थ्रू फॉर्मलाइज किया गया। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ देखने को मिली, पोर्ट्स के जो रिलेशंस हैं वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, ट्रेड जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होने लगा और ये धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को एनेक्स करेगा 1301 में, 1301 में गुजरात का कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में चला गया। और जैसे ही गुजरात का कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में गया, वैसे ही क्या देखने को मिलता है, वैसे ही देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत, पर्शियन गल्फ और रेड सी के बीच में जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं वो एम्पलीफाई हो गई, वो इंक्रीज हो गई। गुजरात कोस्टल एरिया, बगल में ही पर्शियन गल्फ, बगल में ही रेड सी, और गुजरात के ऊपर कंट्रोल किसका, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत के एक एम्परर का। अब क्या होगा, अब हुआ ये कि पर्शियन गल्फ के साथ में और रेड सी के साथ में खूब सारा ट्रेड देखने को मिला। और इवेंचुअली ये जो ट्रेड है ये बहुत सारे कोस्टल सेंटर्स को बेनिफिट करेगा। जैसे सिंध को खूब फायदा होगा, गुजरात को खूब फायदा होगा, मलाबार को खूब फायदा होगा, कोरोमंडल कोस्ट को खूब फायदा होगा, बंगाल कोस्ट को खूब फायदा होगा। जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उन पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगा। और सिर्फ कोस्टल एरियाज में नहीं, ओवरलैंड ट्रेड भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ, खासकर मुल्तान में। मुल्तान क्वेटा रूट, ये जो मुल्तान क्वेटा रूट है ये कनेक्ट करता था इंडिया को अफगानिस्तान से, पर्शिया से और सेंट्रल एशिया से। ये जो मुल्तान क्वेटा रूट है इसके थ्रू सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान, इंडिया, इनके बीच में खूब लंबा चौड़ा ट्रेड देखने को मिलता था। मोटा मोटा ब्रॉड पिक्चर आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, इस पीरियड के दौरान मेजर इंपोर्ट के आइटम्स कौन कौन से थे जो कि इंपोर्ट किए जाते थे, जो कि लाए जाते थे, हॉर्सेस को लाया जाता था, गोल्ड को लाया जाता था, सिल्वर को लाया जाता था। और हॉर्सेस तो वॉरफेयर में आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में। तो मेजर इंपोर्ट आइटम्स हॉर्सेस, गोल्ड, सिल्वर। इसके अलावा ब्रोकेड और सिल्क, ब्रोकेड और सिल्क को इंपोर्ट किया जाता था अलेक्जेंड्रिया से, चाइना से और इराक से। मेजर इंपोर्ट के आइटम्स हैं हॉर्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी खूब कर रहे थे। मेजर एक्सपोर्टेड आइटम्स की बात करें तो टेक्सटाइल्स और ग्रेन्स में, और ये तो हिस्टोरिकली देखने को मिलता है, इंडिया से टेक्सटाइल्स का ट्रेड बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है और ग्रेन्स का ट्रेड बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है। तो टेक्सटाइल्स को ट्रेड किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, ग्रेन्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। स्टेपल फूड की सप्लाई पर्शियन गल्फ तक भेजी जाती थी। स्लेव्स को हमारे यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था सेंट्रल एशिया में, और इंडिगो को एक्सपोर्ट किया जाता था पर्शिया में। तो कुछ मेजर इंपोर्ट के आइटम्स हैं, कुछ मेजर एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं। ये जो दिल्ली सल्तनत का फेज है, इस फेज के दौरान दो टाइप की कमर्शियल क्लासेस देखने को मिलती थी। दो टाइप की कमर्शियल क्लासेस कौन कौन सी देखने को मिलती थी, और ये इंपॉर्टेंट है। एक कारवानीज, कारवानीज जिनको नायक्स भी बुलाया जाता था, और दूसरे मुल्तानीज। दो टाइप की कमर्शियल क्लासेस दिल्ली सल्तनत के पीरियड के दौरान देखने को मिलती थी। कौन कौन सी, एक कारवानीज या फिर नायक्स, और दूसरे मुल्तानीज। कारवानीज और मुल्तानीज में डिफरेंस क्या होता था, कारवानीज बेसिकली एक लंबा चौड़ा ग्रुप ऑफ मर्चेंट बोल सकते हो आप, एक ऐसी कमर्शियल क्लास जो कि एक लंबे चौड़े ग्रुप में मूव करती थी और ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रैक्टिस किया करती थी। और दूसरी तरफ मुल्तानीज, मुल्तानीज अगर समझने के बोले तो ये रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे, पैसे वाले लोग, अमीर मर्चेंट्स, अमीर कमर्शियल क्लास। इनके पास में खूब सारा पैसा होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स में तो पार्टिसिपेट करते ही करते थे, लेकिन इनका जो मेन काम था वो था लोन देना। इनका जो मेन काम था वो था उधारी देना और लंबे चौड़े इंटरेस्ट रेट चार्ज करना।
तो दो टाइप की कमर्शियल क्लासेस दिल्ली सल्तनत के पीरियड के दौरान देखने को मिलती थी, एक कारवानीज और दूसरे मुल्तानीज। कारवानीज बेसिकली ऐसे मर्चेंट्स जो कि ग्रुप में मूव करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पस के लिए, और मुल्तानीज रिच मर्चेंट्स, रिच कमर्शियल क्लास, जिसका मेन काम है उधारी पे पैसा देना। इनके अलावा एक मर्केंटाइल ग्रुप भी देखने को मिलता था, मर्चेंट्स का ग्रुप। और ये जो मर्केंटाइल ग्रुप हुआ करता था, इसको सर्राफ्स बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? इसको सर्राफ्स बुलाया जाता था। और ये जो सर्राफ होते थे, इनका काम क्या होता था? ट्रेड में जो भी इंडिजीनियस और फॉरेन कॉइन्स यूज किए जाते थे, उनकी मेटेलिक प्योरिटी को टेस्ट करने का काम किसका था? सर्राफ्स का था। बड़ा प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन है कि इंडिजीनियस और फॉरेन कॉइन्स की मेटेलिक प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए जो मर्केंटाइल ग्रुप एग्जिस्ट करता था, उसको क्या बुलाया जाता था? उसको सर्राफ्स बुलाया जाता था। और ये जो सर्राफ होते थे, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी इशू करते थे, ये हुंडीज को भी इशू करते थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हुंडीज क्या होता है, इसके बारे में इन डिटेल हमने बात की है अपने इकोनॉमी फॉर यूपीएससी वाले लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो फॉर श्योर इसके बारे में आपको पता होगा, और अगर नहीं देखें तो सर्च करो, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ये सब आपको मिलेगा। वैसे मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। बेसिक रटना नहीं है, एक आउटलाइन बनानी है, एक इमेज बनानी है कि चीजें किस तरीके से फ्लो हो रही हैं। अगर मोटा मोटा मेरे से पूछा जाए तो मैं किस तरीके से चीजें लिखूंगा? दिल्ली सल्तनत, इसके आते ही जो अर्बन इकोनॉमी है उसमें एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अर्बन इकोनॉमी में ग्रोथ क्यों देखने को मिल रही है? बिकॉज जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है उसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है, एकता हेडक्वार्टर्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है। और जब रेवेन्यू सिस्टम फॉर्मलाइज होगा तो अर्बन क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज देखने को मिलेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी तो ट्रेड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। जब ट्रेड में इंक्रीज होगा तो ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलेंगे विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और सिर्फ पोर्ट से क्यों, जो ओवरलैंड ट्रेड है वो भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। यही मोटा मोटा हुआ। मेजर कुछ इंपोर्ट के आइटम्स रहे और फिर मेजर कुछ एक्सपोर्ट के आइटम्स रहे। इस फेज के दौरान दो टाइप की कमर्शियल क्लासेस देखने को मिलती थी। एक कौन से? एक कारवानीज, जिनको नायक्स भी बुलाया जाता है, और दूसरे मुल्तानीज। कारवानीज कौन से होते थे? मर्चेंट्स का एक लंबा चौड़ा ग्रुप जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पस से घूमता था। और मुल्तानीज कौन होते थे? बेसिकली रिच कमर्शियल क्लास, जिसका मेन काम है उधारी पे, लोन पे पैसा देना। एक मर्केंटाइल ग्रुप भी हुआ करता था, सर्राफ्स, और इनका काम क्या होता था? जो भी कॉइन्स यूज किए जा रहे हैं उनकी मेटेलिक प्योरिटी को टेस्ट करना। ये मोटा मोटा आउटलाइन है ट्रेड का, ट्रेडर्स का, कल्चरल एक्सचेंज का ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। फिर इसके बाद बात आती है मुगल ट्रेड के बारे में। मुगल ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब बात आती है मुगल ट्रेड के बारे में। और हमें ये ऑलरेडी समझ में आता है कि मुगल एम्पायर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स स्टेब्लिश्ड इन आवर कंट्री। और कोई भी एम्पायर, कोई भी सरकार पावरफुल तब होती है जब उसके पास फाइनेंस के रिसोर्सेज हो, जब उसके पास सिग्निफिकेंट ट्रेड हो, जब उसके पास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर हो। मुगल एम्पायर के दौरान भी ये देखने को मिला। मुगल्स ने काम करने की शुरुआत की टू डेवलप ट्रेड सिस्टम इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ट्रेड सिस्टम को और बेहतर करने के लिए और डेवलप करने के लिए मुगल्स ने काफी सारा कामकाज किया। जैसे मुगल्स ने एक तो अपने प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको ऑगमेंट करने की शुरुआत की, उसको बढ़ाने की शुरुआत की। जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स की बहुत डिमांड थी, ग्रेन्स की बहुत डिमांड थी। तो ये जो टेक्सटाइल्स हैं, ये जो ग्रेन्स हैं, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए
मुगल्स ने नई नई चीजें रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की। वेस्ट के साथ में, यूरोप के साथ में 17th सेंचुरी में मुगल्स ने ट्रेड रिलेशंस को भी डेवलप करने की शुरुआत की। हालांकि हमें यह भी समझ में आता है कि आगे जाके यही ट्रेड रिलेशंस रीजन बनेंगे कि हमारे कंट्री के ऊपर ब्रिटिश रूल स्टेब्लिश होगा। लेकिन उस फेज के हिसाब से सोच के देखें तो एक एम्पायर है जो कि अपनी ट्रेड को एक्सपेंड कर रहा है और 17th सेंचुरी में वेस्ट के साथ में ट्रेड रिलेशंस को डेवलप कर रहा है। और जो सबसे सिग्निफिकेंट काम किया मुगल्स ने, वो क्या था? स्टैंडर्ड कॉइन्स लेकर आए, फिक्स्ड वेट्स लेकर आए, फॉर्मल स्ट्रक्चर लेकर आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए। जब स्टैंडर्ड कॉइन्स होंगे, जब फिक्स्ड वेट होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, वो ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, वो आगे बढ़ेगा। तो मुगल्स ने ट्रेड सिस्टम को बेहतर करने के लिए कई सारे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए। और यूरोपियंस के आने से पहले तक जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है, उसके मेन बायर्स हुआ करते थे मुगल्स, इराकीज एंड खोरसानीज। और ये जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है, अगर आपने 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड दुनिया भर में हुआ करती थी, यूरोप में हुआ करती थी। और ये जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है, इसको मुगल फेज के दौरान सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, पर्शिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। कई सारे कॉटन के फैब्रिक्स चलते थे, जैसे शामानीस, जैसे कैल्शियो, जैसे खेरा बडी, जैसे दायरा बडी, जैसे एम्बर्टी। ये जो कॉटन फैब्रिक के मेन टाइप्स हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये समझने की जरूरत है कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वॉज मच इन डिमांड, वॉज एक्सपोर्टेड ऑन अ लार्ज स्केल, और इसकी वजह से मुगल्स को खूब फायदा हुआ, ट्रेड ग्रो हुआ। सेंट्रल एशिया में इसका एक्सपोर्ट किया जाता था, पर्शिया में इसका एक्सपोर्ट किया जाता था। जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, इट वॉज द मोस्ट फेवरेट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। इनफैक्ट यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होने से पहले तक हमारे यहाँ का ये जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल है, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो तो जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई और सस्ते टेक्सटाइल्स बनने लग गए, तब इसकी डिमांड थोड़ी सी डेंट हुई, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिमांडेड था। इसके अलावा सॉल्ट पीटरे, और सॉल्ट पीटरे वॉज द मेजर इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग गन पाउडर। गन पाउडर बनाने के लिए जो सबसे मेजर कंपोनेंट इंग्रेडिएंट हुआ करता था, सॉल्ट पीटरे हुआ करता था। और 17th सेंचुरी के यूरोप में ये जो सॉल्ट पीटरे है, इसकी खूब डिमांड हुआ करती थी। और ये जो डिमांड है, इसको प्राइमरीली फुलफिल किया जाता था बिहार से। बिहार वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सॉल्ट पीटरे टू द 17th सेंचुरी यूरोप। सॉल्ट पीटरे के अलावा इंडिगो, जिसको कि ब्लू डाई के लिए यूज किया जाता था, इस इंडिगो को मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था और इंडिगो को भी एक्सपोर्ट किया जाता था। और इंडिगो तो आपको पता है, यूरोपियंस के आने तक खूब सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, सत्याग्रह हुए हैं, तो इंडिगो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हुआ करता था। मोटा मोटा ब्रॉड आउटलाइन, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स बेहद इंपॉर्टेंट रहे, सॉल्ट पीटरे बेहद इंपॉर्टेंट रहा, इंडिगो फॉर ब्लू डाई बेहद इंपॉर्टेंट रहा। और जब ट्रेड बढ़ रहा है, कॉमर्स बढ़ रहा है, तो बहुत सारे इनलैंड कारवा रूट्स भी डेवलप हुए विद इन आवर कंट्री। ओवरलैंड रूट्स डेवलप हुए, जैसे आगरा से दिल्ली तक, और फिर अल्टीमेटली ये जो रूट है ये काबुल तक जाता था। आगरा, दिल्ली, काबुल, इस रूट पे खूब सारा ट्रेड देखने को मिलेगा। जैसे बुरहानपुर टू आगरा, और फिर आगरा से सूरत, बुरहानपुर, आगरा, सूरत, इस ट्रेड रूट पे खूब सारा कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलेगा, खूब सारा कॉमर्स देखने को मिलेगा। जैसे आगरा से पटना, और फिर बंगाल, इधर चले जाओ बंगाल वाली साइड। तो ये इनलैंड कारवा रूट भी खूब डेवलप हुए, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेड देखने को मिला। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कारवा रूट डेवलप हुआ, वो था द ग्रेट सिल्क रोड। और द ग्रेट सिल्क रोड के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारवा रूट। इनफैक्ट मुगल्स ने उस दौर में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस करने की शुरुआत की। हालांकि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे, यूरोपियंस की मदद से शुरुआत करेंगे, लेकिन हाँ, एक लार्ज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बनाने की शुरुआत भी मुगल्स
ने अपने फेस के दौरान ही कर दी थी। और ये जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का सेंटर हुआ करता था प्राइमरीली, वो बंगाल प्रोविंस में हुआ करता था। और ये रीजंस हैं जिनकी वजह से एक पावरफुल एम्पायर स्टेब्लिश हो पाया, बिकॉज दे वर सिग्निफिकेंटली फोकसिंग ऑन ट्रेड, they were significantly focusing on building cultural relations, they were significantly focusing on commerce। और इस वजह से अल्टीमेटली ये जो मुगल एम्पायर है ये फ्लरिश कर पाएगा। अच्छा, इसी फेज के दौरान शिपिंग से रिलेटेड बहुत सारे सिग्निफिकेंट टर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक टर्म है परवाना, जो कोस्टल क्राफ्ट हुआ करता था उसको बुलाया जाता था परवाना। कोस्टल क्राफ्ट को क्या बुलाया जाता था? परवाना बुलाया जाता था। इसके अलावा वाहित्रा और यान पात्र, वाहित्रा और यान पात्र सी गोइंग वेसल्स को बुलाया जाता था। जो समुद्र में जाने वाले वेसल्स होते थे उनको वाहित्रा और यान पात्रा बुलाया जाता था। और इस वेसल का जो कैप्टन होता था उसको नियामका बुलाया जाता था। नियामका बुलाया जाता था कैप्टन ऑफ द वेसल को। और वेसल के ऊपर जो मेस्ट लगा रहता है, जो झंडे टाइप की चीज लगी रहती है, उसको कुपा स्तंभ बुलाया जाता था। मेस्ट को क्या बुलाया जाता था? कुपा स्तंभ बुलाया जाता था। और जो शिप को ओन करने वाला मर्चेंट होता था उसको नौविताका बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? नौविताका बुलाया जाता था। ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स कभी कभी पूछ ले जाते हैं। एक बार फिर से देखो, प्रवाहना कोस्टल क्राफ्ट, जो कोस्टल क्राफ्ट है उसको क्या बुला रहे हैं? प्रवाहना बुला रहे हैं। जो सी गोइंग वेसल है उसको क्या बुला रहे हैं? वाहित्रा बुला रहे हैं, या यान पात्रा भी बुला रहे हैं। वेसल का जो कैप्टन है उसको नियामका बुला रहे हैं। नियामका किसे बुलाया जा रहा है? कैप्टन ऑफ द वेसल को। वेसल के ऊपर जो मेस्ट है उसको कुपा स्तंभ बुलाया जा रहा है। जो शिप ओनिंग मर्चेंट है उसको नौविताका बुलाया जा रहा है। और इसके अलावा एक टेक्स्ट मिलता है, और ये जो टेक्स्ट है ये लिखा है भोज ने। टेक्स्ट का नाम क्या है? युक्ति काल पात्रो। युक्ति काल पात्रो में 4 तरीके के वेसल्स की बात की गई है। जो सी गोइंग वेसल्स हैं, ऐसे 4 टाइप के वेसल्स की बात की गई है। और ये जो 4 टाइप के वेसल्स हैं, ये 4 टाइप के वुड से बने हुए थे, 4 टाइप की लकड़ियों से बने हुए थे। और ये एक तरीके से क्या सिंबलाइज करता है कि एक पर्टिकुलर लकड़ी का जो वेसल है वो ब्राह्मण्स के लिए है, दूसरा क्षत्रिय के लिए है, तीसरा वैश्य के लिए है, और चौथा शूद्र के लिए है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन वाला एस्पेक्ट भी दिखाई देता है। लेकिन हाँ, भोज ने युक्ति काल पात्रा को लिखा, और जिसमें बात की गई है 4 काइंड ऑफ वेसल्स के बारे में। और इसके साथ आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये बातचीत खत्म हो गई। छोटे छोटे सेशंस रखेंगे, और जो भी अपना प्लान है कोशिश करेंगे कि वो प्लान ऑन टाइम कवर हो, अब कोई समस्या ना आए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, कोई सजेशन हो कमेंट करके बता देना। बाकी जो रेगुलर अपडेट्स हैं, जो डेली अपडेट्स हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालना शुरू करूंगा अब। तो अगर आपको ठीक लगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।